हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना अंकित सर और आप सभी का तनु क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 4, जिसका नाम है महासागर तथा महाद्वीपों का वितरण। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, यानी कि इसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी होंगे, यानी जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं और जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं सारे होंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें से बहुत सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छे प्रश्न होने वाले हैं इस चैप्टर से। वह भी प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है, यह क्लास आपकी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो है, आप सभी को पता है छठ पूजा शुरू हो चुकी है ना। और छठ पूजा में खास करके जो बिहार के लोग हैं, चाहे दुनिया में कहीं भी रहे, वह अपने घर जरूर जाते हैं, क्योंकि छठ जो है वह सिर्फ हमारे लिए पूजा नहीं है, त्योहार नहीं है, उत्सव नहीं है। ये हमारी फीलिंग्स है ना, ये हमारे इमोशंस है। इसलिए हम अपने घर जरूर जाते हैं, चाहे हम जहां भी रहें, है ना। जो लोग नहीं जाते कह सकते हैं उनके लिए कुछ और मजबूरी हो सकती है, इमोशनली एक्सपर्सन हो सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये हमारी फीलिंग्स है और हम तो घर जा रहे हैं, है ना। ऐसा लोग कहते हैं, बाहर में जो लोग रहते हैं काम करने वाले, भाई हम तो घर जाएंगे, है ना। लोग कहीं भी रहते हैं कहते हैं भाई हम तो घर जाएंगे, और कभी जाए ना जाए छठ पूजा में जरूर जाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ पूजा के तौर पर नहीं मनाया जाता। ये सामाजिक भावनात्मक सामाजिक सामाजिक का प्रतीक है ना। सामाजिक एकता का प्रतीक है, सद्भावना का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है, सब कुछ में आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो छठ पूजा में जैसा कि सब लोग जाते हैं, तो हम लोग भी घर से दूर रह रहे हैं, हम लोग भी जाएंगे, इसलिए ये आपकी क्लास जो है वीडियो रिकॉर्डेड होगी। बाकी की जो क्लासेस होगी वह छठ पूजा में आने के बाद होगी, यानी कि चैप्टर 5 की जो हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल लाइव करेंगे, और छठ पूजा से जब वापस आएंगे यहाँ पर, उसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप से आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लास अब जो है बच्चों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि पेंजिया की व्याख्या कीजिए, है ना। क्या है बच्चों? पहला ही प्रश्न है आपका कि पेंजिया की व्याख्या कीजिए, यानी कि पेंजिया क्या होता है, पेंजिया से आप क्या समझते हो, है ना। तो सबसे पहली बात, इसका नामकरण किसने दिया? तो जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वैगनर साहब। किसने? अल्फ्रेड वैगनर ने वर्तमान के सभी महाद्वीपों से पहले उन्होंने बताया कि वर्तमान के जो जितने महाद्वीप है, कितने 7 हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, है ना, उसके बाद यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। जो 7 बड़े महाद्वीप थे, ये एक ही बड़े भूभाग या एक ही बड़े भूखंड का हिस्सा थे, है ना। जिन्हें उन्होंने क्या कहा? जिसे उन्होंने पेंजिया का क्या नाम दिया? पेंजिया नाम दिया, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। और ये जो था, ये बच्चों, ये क्या था? ये पेंजिया ही था, है ना। ये क्या था बच्चों? यह पेंजिया ही था। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक चीज, क्या देख सकते हो? एक चीज आप देख सकते हो, सबसे बड़ी बात, कि ये जो है ना, लॉरेशिया कहलाता है। क्या कहलाता है? लॉरेशिया। और यह जो है पूरा इधर का गोंडवाना लैंड, यहीं पर आपको अफ्रीका मिलेगा, इंडिया मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, साउथ अमेरिका मिलेगा, है ना। और ये यूरेशिया है, यानी कि यूरोप और एशिया है, और ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ अमेरिका है। तो सब का सब क्या था? एक ही था, एक बड़े भूभाग का हिस्सा था, जिसको क्या कहा गया? पेंजिया कहा गया। यह विशाल भूमि, यानी कि जो पेंजिया है, एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था, जिसे क्या कहा गया? पैंथालासा कहा गया। ये जो महासागर आप देख रहे हो चारों साइड से, इसका क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है पैंथालासा। क्या कहते हैं इसको? पैंथालासा, जिसका मतलब होता है जल ही जल। पेंजिया का मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी, और पैंथालासा का मतलब होता है जल ही जल, है ना। लगभग 20 करोड़ साल पहले क्या हुआ? ये टूटना शुरू हो गया, यानी कि पेंजिया टूटना शुरू हो गया, और ये 2 भागों में टूटा। उत्तरी भाग जो बना है ना बच्चों, समझिएगा, ये जो 2 भागों में टूटा है, पेंजिया जो है बच्चों, यह जो 2 भागों में टूटा है ना, समझिएगा इस बात को। पेंजिया जो 2 भागों में टूटा है, तो उत्तरी भाग जो बना, उत्तरी भाग आपका लॉरेशिया कहलाया। क्या कहलाएगा? लॉरेशिया कहलाए। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? इसी को अंगारा लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगारा लैंड कहते हैं, है ना। अंगारा लैंड कहते हैं इसी को। और दूसरा भाग जो था, दक्षिणी भाग, यह क्या कहलाया? यह गोंडवाना लैंड कहलाया। क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड कहलाया। ठीक है, यह क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। बीच में एक सागर था, पानी का एक स्रोत था, जिसको क्या कहा गया? तेथिस सागर। क्या कहा गया? तेथिस सागर कहा गया। जैसे कैसे? अभी पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर पानी का स्रोत एक ही है, लेकिन हम उसको क्या कर दिए? बांट दिए। ये क्या है? अटलांटिक महासागर, ये क्या है? प्रशांत महासागर, ये क्या है? हिंद महासागर। बांट दिए, है ना। उसी प्रकार से इस पैंथालासा में एक सागर बना, जिसका क्या नाम था? तेथिस सागर नाम था। क्या नाम था बच्चों? तेथिस सागर नाम था, है ना। लगभग 20 करोड़ साल पहले बड़ा महाद्वीप पेंजिया 2 भागों में टूटने लगा। उत्तरी भाग लॉरेशिया तथा दक्षिणी भाग क्या कहलाया? गोंडवाना आइलैंड कहलाया, है ना प्यारे बच्चों, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। और 2 नंबर में है तो छोटा ही लिखिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि ज्यादा बड़ा लिख दीजिएगा तो ज्यादा नंबर देगा। बाद में ये दोनों बड़े महाद्वीप धीरे धीरे छोटे छोटे महाद्वीपों में विभाजित हो गए, जो आज के महाद्वीपों जैसे एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के रूप में क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हो? ठीक, एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो। क्लियर?
उसके बाद अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड से क्या तात्पर्य। पेंजिया जब टूटा था बच्चों, है ना, पेंजिया जब टूटा था तो ये दो भागों में बटा था, कौन कौन सा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब यहाँ पर जो अंगारा लैंड है ना, इसी को क्या कहा गया है, इसी को लॉरेशिया कहा गया। क्या कहा गया बच्चों, इसी को, इसी को क्या कहा गया, इसी को लॉरेशिया कहा गया, समझिएगा, है ना। क्या कहेंगे इसी को, इसी को लॉरेशिया, है ना, लॉरेशिया कहा गया। सॉरी। आप सभी को पता है कि जब पेंजिया टूटा था तो दो बड़े महाद्वीप बने थे, कौन सा, उत्तर में, है ना, उत्तरी साइड में, यानी कि उत्तर में क्या बना, उत्तर में लॉरेशिया, और दक्षिण में कौन बना, दक्षिण में बना आपका गोंडवाना लैंड, है ना, दक्षिण में क्या बना, गोंडवाना लैंड। इसी के बारे में तो पूछ रहा है, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो लाखों साल पहले जब पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक ही विशाल भूखंड का हिस्सा थे, जिसे क्या कहा जाता, पेंजिया कहा जाता था, बाद में यह दो बड़े हिस्सों में बट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में बटा, है ना। सिर्फ यही नहीं, अंगारा लैंड में कौन कौन से थे, तो अंगारा लैंड में यानी कि लॉरेशिया में कौन कौन से थे, उत्तरी अमेरिका था बच्चों, कौन सा, उत्तरी अमेरिका यहाँ पर था, है ना, नॉर्थ अमेरिका था, उसके बाद आपको यूरोप था, उसके बाद एशिया था। ये तीन बड़े महाद्वीप आज के समय के किसका हिस्सा थे, वह लॉरेशिया के या फिर अंगारा लैंड का हिस्सा थे। वर्तमान में आज के जो महाद्वीप आप देख रहे हो, दक्षिणी अमेरिका, है ना, क्या देख रहे हो, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका आप देख रहे हो, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हो, है ना, अंटार्कटिका देख रहे हो, उसके बाद आप ये इंडियन प्लेट देख रहे हो, ये सब किसके हिस्से थे, ये सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किसका हिस्सा था बच्चों, गोंडवाना लैंड का। तो वही बातें यहाँ पर लिखी हुई है। अंगारा लैंड या लॉरेशिया या पेंजिया का उत्तरी भाग था, इसमें वर्तमान के उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के अधिकांश हिस्से यहाँ पे शामिल थे। और गोंडवाना लैंड या पेंजिया का दक्षिणी भाग था, इसमें वर्तमान के दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था। तो ये है 2 नंबर वाले प्रश्न। उसके बाद तीसरा है, पृथ्वी के प्रमुख प्लेटों के नाम बताइए। तो सभी जानते हैं पृथ्वी के प्रमुख प्लेट कौन कौन से हैं, 7 प्रमुख प्लेटें हैं पृथ्वी पर बच्चों। कौन सी, 7 प्रमुख प्लेटें हैं। तो ध्यान रखना, पृथ्वी का स्थल मंडल 7 प्रमुख प्लेटों और कुछ छोटी छोटी प्लेटों में बटा हुआ है, उसका नाम निम्नलिखित है। ऐसे लिखिएगा, पृथ्वी का स्थल मंडल 7 बड़ी प्लेटों में बटा हुआ है, जिसके नाम निम्नलिखित है। क्योंकि यहाँ छोटी प्लेटों के नाम नहीं पूछ रहा है, तो क्या लिखोगे आप, सबके नाम लिखना, कुछ नहीं करना, क्या करना है, सबके नाम, और ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक यहां लिखे, दो यहां लिख दिए, 3 यहां लिखे, 4 यहां लिख दिए, नहीं, ये फॉर्मेट गलत है ना, ये फॉर्मेट आपको लिखना ही नहीं है। 1 2 3 4 जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, बिल्कुल आपको वैसे लिखना। अंटार्कटिका प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, है ना। कौन सा हो जाएगा, यूरेशियाई प्लेट। ये टोटल कितने प्लेट हो जाएंगे, 7। उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न, और ये कौन से हैं, ये 5 नंबर वाले प्रश्न, समझिएगा, है ना। आपको यहाँ पर 2 नंबर से ज्यादा आपको 5 नंबर वाले प्रश्न देखने को आपको मिलने वाले हैं, है कि नहीं। कौन से, 5 नंबर वाले प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं, समझिएगा इस बात को। है ना प्यारे बच्चों, कितने, 5 नंबर वाले, तो समझिएगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये आपसे 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ये आपसे 5 नंबर में भी पूछ सकता है। तो 2 नंबर में आपको छोटा लिखना, शॉर्ट लिखना, बताता हूँ अभी यहीं पर बताता हूँ कि 2 नंबर में आप कैसे लिखोगे, है ना। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है बच्चों, है ना, लिखना है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, किसने, अल्फ्रेड वेगनर साहब ने 1912 में। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे, है ना। इसके अनुसार आज से करीब 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल भूखंड के रूप में जुड़े हुए थे, जिसको क्या कहा जाता था, जिसको पेंजिया कहा जाता था, है ना, जिसको क्या कहा जाता था, पेंजिया। और यह भूखंड एक बड़े महासागर पैंथालासा से क्या था, घिरा हुआ था। क्या था बच्चों, पैंथालासा से घिरा हुआ था। मतलब ये जो है, ये आपका पेंजिया है और चारों तरफ क्या है, पानी पानी, जिसको क्या कहते हैं, पैंथालासा। उन्होंने क्या बताया, वेगनर साहब ने बताया कि समय के साथ ये क्या हुआ, पेंजिया टूटना शुरू हुआ और एक इसके टुकड़े एक दूसरे से दूर खिसकने लगे, यानी कि महाद्वीप एक दूसरे से क्या हो गए, दूर जाने लगे। सबसे पहले पेंजिया 2 बड़े भूखंडों में टूट गया। कौन कौन सा, उत्तर में लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड, और दक्षिण में क्या हो जाएगा, उत्तर में लॉरेशिया या अंगारा लैंड, और दक्षिण में क्या होगा, उत्तर और दक्षिण, है ना। ये उत्तर दक्षिण हुआ कैसे, आप सभी जानते हैं, पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा, जिसको क्या कहते हैं, जिसको 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहते हैं ना। तो इस भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर में आधा जो भाग का वो क्या कहलाए, लॉरेशिया या अंगारा लैंड। भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिण में जो आधा भाग बचा, उसको क्या कहेंगे, गोंडवाना लैंड कहेंगे। तो उत्तर में क्या था, लॉरेशिया, और दक्षिण में क्या था, गोंडवाना लैंड, है ना। तो अंगारा लैंड या लॉरेशिया, और दक्षिणी भाग में क्या था, गोंडवाना लैंड था ना।
ठीक है। उत्तरी भाग में है ना, यहाँ पर लिखे उत्तरी भाग में अंगारा लैंड या लॉरेशिया, और दक्षिणी भाग में क्या था, गोंडवाना लैंड। धीरे धीरे यह भी और टूटना शुरू हो गया, बाद में धीरे धीरे और भी टूटना हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, और खिसकते हुए क्या बने, आज के जो 7 महाद्वीप हैं उनका निर्माण हुआ। तो इनका निर्माण मुख्यतः किससे हुआ, पेंजिया से हुआ। किससे हुआ बच्चों, पेंजिया से हुआ इनका निर्माण। ठीक है। अंगारा लैंड में आज के क्या है, आज का जो है एशिया है ना, यूरोप है, और उत्तरी अमेरिका शामिल है। वहीं अगर बात करें गोंडवाना लैंड की, जो नीचे वाला हिस्सा था, वहां पर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर भारत शामिल है बच्चों, है ना, सॉरी, संपूर्ण भारत शामिल है, या भारतीय उपमहाद्वीप कह सकते हैं शामिल है। तो 3 जो आज के महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका हो गया, है ना, उसके बाद आपका यूरोप हो गया और एशिया हो गया, ये किसके पार्ट थे, अंगारा लैंड, उसी को लॉरेशिया कहते हैं। और बाकी के जो महाद्वीप बच गए, जैसे कि दक्षिणी अमेरिका बच गया, अफ्रीका बच गया, है ना, भारतीय उपमहाद्वीप बच गया, ऑस्ट्रेलियन बच गया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और अंटार्कटिका बच गया, ये जो है किसके हिस्सा थे, यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। क्लियर हुआ। तो यह जो है ये 5 नंबर में आपको लिखना पड़ेगा। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर 2 नंबर में पूछे तो 2 नंबर में आपसे अगर पूछेगा तो 2 नंबर में यहाँ पर मैंने आपको बताया है ना, पेंजिया की व्याख्या कीजिए, है ना। या दूसरा चीज मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि अल्फ्रेड वेगनर का कह रहा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार कहाँ तक लिखिएगा, यहाँ तक लिख दीजिएगा, है ना, बस यहाँ तक लिख दीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर में देगा ना, 2 ही नंबर देगा, कितना भी ज्यादा लिख दो नंबर तो 2 ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। इसलिए क्या करना है, ज्यादा नहीं लिखना है आपको, है ना, ज्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद बात करें प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को विस्तार से समझाए, है ना। सबसे पहली बात, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है ये दिया किसके द्वारा गया था, तो 1967 में 2-3 वैज्ञानिक हुए, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन नामक वैज्ञानिक थे। इन तीनों ने मिलकर एक साथ सिद्धांत दिया था, है ना। यह सिद्धांत क्या बताता है कि पृथ्वी के बाहरी परत, जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं, इसकी गति और संरचना को समझाता है कि कैसे बाहरी परत गति करती है, इसकी संरचना क्या है, किन किन खनिजों पदार्थ से बना हुआ है। इनका जो मुख्य विचार था समझिएगा, है ना। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, जिसको क्या कहते हैं, जिसे स्थल मंडल कहते हैं, समझिएगा। अब मैं एक ड्राइंग कर रहा हूँ, मतलब एक मैं वो बना रहा हूँ चित्र, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। आप सभी को पता है ना, पृथ्वी की अगर आंतरिक संरचना की बात करें, पृथ्वी की अगर आंतरिक संरचना की बात करें तो यह मुख्यतः 3 परतों में बटा हुआ है। कितने परतों में बच्चों, 3 परतों में यह बता हुआ है। तो ऊपरी परत को कहते हैं प्रॉपर्टी, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। बीच वाली जो परत होती है उसको मेंटल कहा जाता है, और सबसे नीचे की जो परत होती है उसको क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसको क्रोड कहते हैं। समझिएगा एक चीज, प्रॉपर्टी की जो मोटाई होती है कितनी होती है, 0 से 35 किलोमीटर, कितना, 35 किलोमीटर की मोटाई होती है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की, है ना। तो यहाँ पर एक और अगर एक लाइन में ड्रॉ करूं, है ना, जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र होगा यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। क्या कहलाएगा, स्थल मंडल, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं लिथोस्फीयर, जो कितना किलोमीटर होगा, 200 किलोमीटर का क्षेत्र होगा। कौन सा, 200 किलोमीटर का। यानी कि इसमें क्या क्या शामिल हो गया, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी शामिल ही हो गया, है ना, प्रॉपर्टी, या जिसको भू प्रॉपर्टी कहते हैं। और क्या शामिल हो गया, मेंटल का ऊपरी भाग, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं, ऊपरी मेंटल। क्या कह सकते हैं बच्चों, ऊपरी मेंटल कह सकते हैं। इसी इसी स्थल मंडल में, है ना, इसी स्थल मंडल में क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे प्लेट, है ना? क्या है बच्चों, इसी स्थल मंडल में समझिएगा छोटे बड़े बहुत सारे क्या है, प्लेटें, है ना, जो अलग अलग आकार के, अलग अलग आकृति के जो है ये है ना। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, ये क्या है, ये विवर्तनिक प्लेट है। ये क्या है बच्चों, ये विवर्तनिक प्लेट है ना। ये क्या है, ये विवर्तनिक प्लेट है। यही विवर्तनिक प्लेट किसी वजह से अगर मूवमेंट करता, हिलता है, तो क्या होती है, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, या बहुत सारी और जो है भूगर्भीय क्रियाएं होती हैं, समझिएगा, है ना। यह प्लेट क्या होता है, तैरता रहता है अपने वृत्ताकार पथ पर। कैसे, क्योंकि पृथ्वी क्या है, एक वृत्त के आकार के ना, ग्लोब कैसा है, वृत्ताकार है। तो अंदर की बात करें ना, 35 किलोमीटर अंदर के एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, तैरता रहेगा। क्या होगा, तैरता रहेगा। और जिस परत पर यह तैरता है उसको क्या कहते हैं, उसको दुर्बलता मंडल कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, दुर्बलता मंडल कहा जाता है, क्योंकि यह परत क्या होती है, कमजोर होती है ना, क्योंकि यह परत कमजोर होती है। आई होप आपको समझ में आ गया। यही सारी बातें जो यहाँ पर लिखी हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का ऊपरी परत, जिसे क्या कहा जाता है, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानी प्लेटों में बटी हुई है, जिसको क्या नाम दिया गया यहाँ पर, विवर्तनिक प्लेट या लिथोस्फेरिक प्लेट दिया गया। क्यों, क्योंकि लिथोस्फीयर पर, इसलिए इसको लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं। ये प्लेट पृथ्वी के नीचे, समझिएगा, यह प्लेट जो है पृथ्वी के नीचे कमजोर परत, दुर्बलता मंडल पर धीरे धीरे क्या होती है, खिसकती रहती है, मूवमेंट करती है ना, आगे पीछे या ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है।
स्थल मंडल में प्रॉपर्टी और ऊपरी मंडल दोनों शामिल है, ये भी बात मैंने आपको बताई थी है ना। स्थल मंडल में क्या क्या शामिल है, प्रॉपर्टी और ऊपरी मंडल, ऊपरी मंडल जो है दोनों शामिल है। इसकी मोटाई महासागरों के नीचे 5 से 200 किलोमीटर और महाद्वीप के नीचे 200 किलोमीटर, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको क्या बता दिया, कितनी होती है, 200 किलोमीटर होती है। किसी प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट या महासागरीय प्लेट कहा जाता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा उसका अधिकांश भाग कहाँ है, महासागर में है कि द्वीप में। कहां पर, महासागर में है कि महाद्वीप में। जैसे अगर महासागर में होगा तो प्रशांत प्लेट को इसलिए नाम दिया गया क्योंकि अधिकांश भाग इसका कहाँ है, महासागर में है। यूरेशियन प्लेट का नाम यूरेशियन इसलिए पड़ा क्योंकि यूरोप और एशिया दोनों मिला करके है, और यह महाद्वीपीय क्षेत्र, इसलिए यूरेशियन प्लेट क्या है बच्चों, एक महाद्वीपीय प्लेट है। तो यही क्या है बच्चों, यही प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है ना, यही क्या है बच्चों, यही प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, मॉर्गन मैकेंजी और पार्कर के द्वारा 1967 में दिया गया था। क्लियर, चलिए उसके बाद वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। मतलब कह रहा है ये कि वैगनर साहब ने जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पेंजिया जो है ना बड़ा भूभाग था, उसके आसपास क्या है, पैंथालासा था, है ना, पानी ही पानी था। पेंजिया टूटा, दो बड़ा भूभाग बना, है ना, दो उसके बाद दो बड़े और भूभाग बने। कौन कौन से, एक तो उत्तरी भाग जो बना लॉरेशिया बना जिसको अंगारा लैंड कहते हैं, और दक्षिणी भाग नीचे में बना उसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। फिर धीरे धीरे महासागर, अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ, और महाद्वीप को बीच में जो पानी का स्रोत था उसको महासागर कहा गया और अलग अलग नाम रख दिया गया, है ना। वही बात उन्होंने कहा था, लेकिन कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, कुछ ना कुछ परेशानी है, उसके बारे में पूछ रहा है, आलोचना करने के लिए कह रहा है। तो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कई मायनों में महत्वपूर्ण था, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी थी, लेकिन हम लोग जोड़ना है ना, काफी मेहनत किया था उन्होंने। ठीक है, जिसकी वजह से इसे तुरंत स्वीकार नहीं किया गया। प्रमुख आलोचनाएं जो है इस प्रकार है, बाद में स्वीकार किया गया लेकिन तुरंत नहीं स्वीकार किया गया। क्या क्या आलोचना की गई, सबसे पहले विस्थापन के कारण की अपर्याप्त व्याख्या। सबसे पहले ये नहीं बताया गया कि महाद्वीप खिसके कैसे, क्यों खिसके, ये नहीं बताया। अल्फ्रेड वैगनर साहब ने बताया कि महाद्वीप खिसक गए, लेकिन क्यों खिसके ये नहीं बताया, है ना। वेगनर वेगनर जो है महाद्वीपों के खिसकने के लिए जिस बल, यानी कि सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय बल और ध्रुवीय, है ना, पलायन बल, दो बल के बारे में आपको बताया था, जिस दो बलों का उन्होंने जिक्र किया वह इतने बड़े भूभाग को नहीं खिसका सकते। अगर ज्वारीय बल इतने बड़े भूभाग को खिसका सकती तो जब ज्वार भाटा उठता है तो बोतल में बंद अगर पानी होगा या नीचे रखा हुआ मोबाइल होगा ये भी तो ऊपर चला जाएगा ना, ये भी तो इधर उधर भग जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए यह जो है ना, यह महाद्वीप अल्फ्रेड वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत यह इतना कमजोर था कि इसे इतने विशाल महाद्वीपों को हिला नहीं सकता था। मतलब जो सिद्धांत में बताया गया कि ज्वारीय शक्ति और ध्रुवीय बल इससे महाद्वीप तो नहीं खिसक सकते, तो पहली आलोचना यही है। दूसरा, समुद्र तल की अनदेखी कर दी उन्होंने, समुद्र तल पर कोई रिसर्च ही नहीं किया, समुद्र तल के बारे में कुछ बताया नहीं। जैसे जबकि आपने पढ़ा है समुद्र अधःस्थल का क्या होता है, विस्तार होता चला जाता है ना। वेगनर ने अपने सिद्धांत में केवल महाद्वीपों के खिसकने पर ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने महासागरों के तल की प्रकृति और गति को स्पष्ट नहीं किया कि महासागर का तल कैसे विस्तार हो रहा है ना, किस गति से विस्तार हो रहा है, ये बात उन्होंने नहीं बताया। तो दूसरी आलोचना इसकी यहाँ हो गई। तीसरी आलोचना, विस्थापन के समय का अस्पष्ट होना। उन्होंने बताया ही नहीं कि कार्बोनिफेरस युग में, यानी कि लगभग 35 करोड़ साल पहले, 30 करोड़ या 35 करोड़ साल पहले पहले महाद्वीप स्थिर क्यों थे, वह मूव क्यों नहीं कर रहे थे, केवल पेंजिया ही क्यों था, वो क्यों नहीं हिल डुल रहा था, है ना। ये उन्होंने वैगनर साहब ने नहीं बताया, जबकि उसके बाद उसका विस्थापन शुरू हुआ, है ना। जाहिर सी बात है, अगर पेंजिया था और बाद में मूवमेंट हुआ उसमें बट गया, तो उससे पहले मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा था, उससे पहले पेंजिया क्यों नहीं हिल रहा था, इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। और चौथा, प्रक्रियाओं में अस्पष्टता। वैगनर साहब ने जो प्रोसेस बताया उसमें पारदर्शिता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि ठोस चट्टानों से बने महाद्वीप नरम समुद्री तल पर कैसे तैर सकते हैं। ये वैगनर साहब के सिद्धांत से स्पष्ट नहीं होता है, और चलते हुए पर्वतों का निर्माण कैसे कर सकते हैं वैगनर साहब ने नहीं बताया, है ना। बाद में संवहन धारा का सिद्धांत आया आर्थर होम्स के द्वारा, तब जाकर के पता चला कि ये जो इतने बड़े महाद्वीप है ये समुद्री तल पर तैरते कैसे, है ना, और पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, किससे पता चला, संवहन धारा के सिद्धांत से ये बात क्लियर हुई। अल्फ्रेड वैगनर साहब के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से ये बात क्लियर नहीं हुई। यही आलोचनाएं आपको क्या करनी है, लिखनी है बच्चों, है ना। निष्कर्ष ये निकलता है कि आलोचनाओं के बावजूद वैगनर के सिद्धांत ने बाद में आए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की नींव रखी। अगर वैगनर ने सिद्धांत नहीं दिया रहता तो शायद प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत नहीं आया रहता, है ना, जिससे इन कमियों को दूर किया। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने वैगनर के सिद्धांत में जो सारी कमियां थी उसको दूर कर दिया। इसी में संवहन धारा का भी सिद्धांत क्या हुआ, आगे चलकर दिया गया था। क्लियर है बच्चों, है ना। चलिए, अभी तो आपने आलोचना कर लिया, अभी आप उनके सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण भी लिखोगे ना।
चार पांच बातें जो उन्होंने बताई कि महाद्वीप कैसे विस्थापित हुए, है ना, उन्होंने प्रमाण भी तो दिया है, तो वह भी आपको बताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, वह प्रमाण भी आपको बताना पड़ेगा। तो पूछ रहा है प्रश्न, प्रश्न ये पूछ रहा है कि अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में प्रमाणों की व्याख्या कीजिए, और यह झारखंड बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछा गया। इसका मतलब ये नहीं कि किसी और बोर्ड एग्जाम में यह पूछा नहीं जा सकता, किसी भी बोर्ड एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। एक बार जो प्रश्न किसी बोर्ड परीक्षा में पूछ लिए गए वह रोटेट होता रहता है, कभी बिहार में पूछ लिया जाएगा, कभी उत्तराखंड के बोर्ड में पूछ लिया जाएगा, कभी राजस्थान वाले में पूछ लिया जाएगा, मतलब किसी न किसी तरीके से क्या होता है, रोटेट होता रहता है, प्रश्न रोटेट करते रहते हैं हर बोर्ड में। तो अल्फ्रेड वेगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को साबित करने के लिए कई प्रकार के वैज्ञानिक प्रमाण दिए थे। इनमें से कुछ मुख्य प्रमाण जो है नीचे दिए गए हैं, जैसे कि पहला है महाद्वीपों की आकृति में समानता। उन्होंने बताया था, उन्होंने बताया था कि अगर आप ठीक से देखोगे, अगर आप ठीक से देखोगे तो यह जो है, यह दक्षिणी अमेरिका का जो है क्षेत्र, और यह जो अफ्रीका का जो ये क्षेत्र जो धंसा हुआ एकदम से लगता है एक दूसरे में फिट बैठ जाता है। यह जो क्षेत्र है ना, यह जो उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, यूरोप का जो क्षेत्र है, ऐसे लगता है एकदम से फिट में आकर के क्या होगा, बैठ जाएगा। इसका मतलब है कि इसकी जो रेखाएं हैं आपस में, है ना, तटों की जो रेखाएं हैं, यह आपस में क्या होती है, मिलती जुलती है बच्चों। क्या होती है बच्चों, यह आपस में मिलती जुलती है ना। जैसे दोनों पहले एक साथ कभी रहे हो, एक साथ कभी जुड़े हों, और बाद में भूगार्भिक प्रक्रियाएं हुई, है ना, पेटों का खिसकना हुआ, संवहन धारा का सिद्धांत हुआ, इस सब की वजह से क्या हुआ, ये अलग हो गए। 1964 में वैज्ञानिक जिनका नाम था बुलर्ड साहब, इन्होंने कंप्यूटर की सहायता से दोनों तटों को जोड़ करके यह समानता सिद्ध कर दिया कि वास्तव में ये जो थे क्या थे, जुड़े हुए थे, है ना, वास्तव में ये क्या थे, जुड़े हुए थे। और मैंने आपको बताया था कितना नीचे, 1,000 फैदम नीचे, कितना, 1,000 फैदम नीचे। इसका मतलब है कि कितना मीटर, 1800 मीटर। कितना हो गया, 1800 मीटर समुद्र तल से अंदर की तरफ करके तब मानचित्रों में जोड़ा गया, और तब जाकर के क्या हुई, ये पता चला कि नहीं, ये जो है ये सारे के सारे महाद्वीप कैसे थे, एक थे, है ना। दूसरी बात, चट्टानों की समानता, है ना। कहा जाता है कि ब्राजील में, है ना, ब्राजील में और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जो चट्टान है उसमें समानता पाई जाती है। ब्राजील में जो चट्टाने हैं और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जो चट्टाने मिली है, इस दोनों में काफी ज्यादा सिमिलरिटी है। उम्र को लेकर के, एज हो गया, आयु हो गया, संरचना हो गया, इस सब को लेकर के क्या समानता पाई जाती है, जिससे यह दर्शाता है यह दोनों पहले क्या थे, एक ही थे, है ना। ये जो साउथ अमेरिका है ना, और दक्षिणी अमेरिका, और जो ये अफ्रीका है, यह पहले क्या था, एक ही था। इस बात से यह पता चलता है ना, इस बात से यह पता चलता है, ठीक। उसके बाद बात करें, तीसरा उन्होंने क्या प्रमाण दिया, तीसरा उन्होंने प्रमाण दिया टिलाइट के प्रमाण दिया। अब टिलाइट क्या होता है, टिलाइट एक प्रकार का चट्टान होता है ना, जो कहाँ कहाँ पाया गया, भारत में तो पाया ही गया, अफ्रीका में भी पाया गया, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में और मेडागास्कर में पाया गया। मतलब इस सभी जगहों पर समान प्रकार के चट्टान पाए गए। तो ये तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि सारा महाद्वीप अलग अलग रहा हो और कोई व्यक्ति उठा और वो सारे चट्टान लेकर के बिखेर दिया, नहीं, ऐसा तो नहीं संभव है। इसका मतलब है कि यह सारे महाद्वीप जो थे पहले एक ही भूभाग का हिस्सा थे, जिसको क्या कहा वैगनर साहब ने, जिसको पेंजिया कहा, और इसका जलवायु इतिहास सब क्या था, समान था, है ना, सब क्या था बच्चों, सब समान था। उसके बाद बात करें प्लेसर निक्षेप, है ना। अगर बात करें अफ्रीका के यहाँ पर, है ना, एक देश है जिसका क्या नाम है, घाना नाम है। क्या नाम है बच्चों, घाना नाम है। और एक और देश है दक्षिण अमेरिका में जिसका क्या नाम है बच्चों, यहाँ पर ये ब्राजील है। क्या नाम है बच्चों, यह जो है ब्राजील है। तो घाना और ब्राजील में, है ना, एक चीज मिली है। क्या मिली है, घाना में सोने के निक्षेप मिले हैं, लेकिन सोना युक्त सिराएं कहाँ मिली है, ब्राजील में मिली है। घाना में वो परिस्थिति है ही नहीं कि सोना बने, ब्राजील में वो परिस्थिति है लेकिन घाना में नहीं है। लेकिन दोनों में सोने के जो निक्षेप मिले वो समान मिले, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि ये जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप और अफ्रीकी महाद्वीप पहले क्या रहे होंगे बच्चों, पहले एक रहे होंगे। ये अल्फ्रेड वेगनर साहब के तर्क हैं। उसके बाद और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जीवाश्म के प्रमाण दिए, दो ऐसे जीवों के प्रमाण दिए, जैसे कि उन्होंने, है ना, मेसोरस और लेमुर जैसे जीवों को बताया कि इसके जीवाश्म अफ्रीका में भी पाए गए, भारत में भी पाए गए और दक्षिणी अमेरिका में भी पाए गए।
मतलब एशिया में भी पाए गए, अफ्रीका में भी, और दक्षिणी दक्षिणी जो है अमेरिका यहाँ भी पाए गए, जिससे यह साबित होता है कि यह सारे के सारे महाद्वीप पहले एक ही भूभाग का हिस्सा थे, और किसका, पेंजिया का हिस्सा थे, है ना। तो अल्फ्रेड वेगनर ने अपने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया उसके पक्ष में 5 बातें बताई, और जो बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई आपको लिखना पड़ेगा, डिटेल्स में लिखना पड़ेगा, तभी आपको 5 अंक मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सिर्फ नाम नाम लिख दीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। पूरा लिख दीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, पूरा लिखना है। क्या करना है बच्चों, आपको पूरा लिखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, भारत की भूवैज्ञानिक यात्रा को समझाइए। मतलब भारत का निर्माण जो है धीरे धीरे करके कैसे हुआ ये बताने के लिए कह रहा है ना। है ना, भारत का निर्माण, भारत बना कैसे, ये यहाँ से पिक्चर से समझिएगा। सबसे पहले क्या था, विशाल भूभाग था जिसको क्या कहा जाता था, जिसको पेंजिया कहा जाता था। इसके चारों ओर पानी ही पानी था जिसको क्या कहते थे, पेंथालासा कहते थे। क्या कहते थे बच्चों, इस पानी वाले क्षेत्र को, इसको कहा जाता था पेंथालासा, है ना। क्या कहते थे, पेंथालासा कहते थे। फिर ये पेंजिया, पेंजिया टूटा और 2 भागों में बटा। उत्तरी भाग जो कहलाया या लॉरेशिया या इसी को अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग को क्या कहेंगे, गोंडवाना लैंड कहेंगे, है ना। ये जो भारत है, भारत की भूवैज्ञानिक यात्रा पूछ रहा है, तो ये जो प्लेट आप देख रहे हो यहाँ से इतना छोटा सा, ये कौन सा है, ये भारतीय प्लेट है। कौन सा है, भारतीय प्लेट। जब भूगर्भिक क्रियाएं हुई तो ये प्लेट उत्तर की ओर खिसकने लगे। कहाँ, उत्तर की ओर खिसकने लगे, और बीच में जो पानी का जो स्रोत था ना, इसको क्या कहा गया, तेथिस सागर। ये धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा और देखिए ऊपर आया, थोड़ा सा और ऊपर आया, और एकदम से जाकर के क्या हुआ, यहाँ एशियन प्लेट से टकरा गया। तब तक क्या हुआ बच्चों, तब तक क्या हुआ समझिए, जो लॉरेशिया है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यूरोप और एशिया दोनों, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, यहाँ भी यूरोप और एशिया दोनों है, यहाँ भी यूरोप और एशिया दोनों है ना, और ये रहा उत्तरी अमेरिका। धीरे धीरे करके अट गया उत्तरी अमेरिका, इस तरफ चला आया, इस तरफ चला आया, और यूरोप और एशिया अपनी जगह पर स्थित रहे, और भारतीय प्लेट जाकर यहाँ टकराया, और बीच में क्या बना, यहाँ पर टकराने से तेथिस सागर में जो गाद थे उससे पृथ्वी पर का सबसे ऊंचा पर्वतमाला का निर्माण हुआ, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, जिसको हिमालय कहा जाता है ना। तो ये भारत की भूवैज्ञानिक यात्रा आपने इमेज में समझा, पिक्चर से समझा। अब आपको लिखना कैसे वो मैं समझा रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले भारत की भूवैज्ञानिक यात्रा जो है लाखों वर्षों के उतार चढ़ाव की बहुत लंबी और रोचक क्रिया रही है ना। कौन कौन सी, एक एक करके देखते हैं। पहला तो है गोंडवाना लैंड से अलगाव हुआ, मतलब गोंडवाना लैंड से क्या हुआ, अलग हुआ, या सॉरी बच्चों, क्या हुआ बच्चों, कि यह जो है गोंडवाना लैंड से अलग हो गया, है ना। समझिएगा, लगभग 15 से 20 करोड़ साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप पेंजिया के दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। यह अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह जो है गोंडवाना लैंड, यह गोंडवाना लैंड, यहाँ पर आपका कौन कौन सा है, यहाँ पर आपका दक्षिणी अमेरिका है ना, यह आपका अफ्रीका है ना, उसके बाद यह आपका अंटार्कटिका है, यह आपका ऑस्ट्रेलिया है, और यह आपका इंडियन प्लेट है। क्या है बच्चों, यह आपका इंडियन प्लेट है। तो इंडियन प्लेट भी किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और सब एक दूसरे से क्या थे, जुड़े हुए थे। उसके बाद उत्तर की ओर यात्रा शुरू हुई, कहां पर, उत्तर की ओर यात्रा शुरू हुई। धीरे धीरे जो है भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग होकर के उत्तर की ओर बहुत तेज गति से क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। इस दौरान यह तेथिस सागर से होकर गुजरा, है ना। बीच में जो तेथिस सागर था यहाँ पर, है ना, यह जो बीच में तेथिस सागर था, इस दौरान इस तेथिस सागर से होकर के गुजरा है। कहां पर, तेथिस सागर से होकर के गुजरा, ठीक है, समझिएगा। उसके बाद यूरेशियन प्लेट से टकरा गया, है ना। आगे जाकर क्या हुआ, यूरेशियन प्लेट से टकरा गया, यानी कि यूरोप और एशिया का जो समान प्लेट था उससे टकरा। ध्यान रखिएगा, अभी भी यूरोप का प्लेट और एशिया का प्लेट एक ही है, अलग नहीं हुआ है ना, अलग नहीं हुआ है। यूरेशियन प्लेट से टक्कर लगभग 5 से 5.5 करोड़ साल पहले, आज से 5 से 5.5 करोड़ साल पहले क्या हुआ, भारतीय प्लेट उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। टकराने के बाद चौथा प्रोसेस क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ, है ना। इस टक्कर के कारण तेथिस सागर का तल ऊपर उठने लग गया, और दुनिया दुनिया का सबसे युवा वलित पर्वत, है ना, कौन सा पर्वत है, वलित पर्वत, और दुनिया का सबसे युवा पर्वत है कौन सा, हिमालय, जिसका निर्माण हुआ, है ना। किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ, और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है, जिससे हिमालय की ऊंचाई लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। और वर्तमान में पूछेगा हिमालय की ऊंचाई कितनी है, वर्तमान में हिमालय की जो है ऊंचाई अगर आपसे पूछेगा तो बताइएगा बच्चों, 8,848 मीटर। कितना, 8,848 मीटर अभी वर्तमान में हिमालय की ऊंचाई है।
है ना, हिमालय की ऊंचाई है। तो ये क्या था बच्चों, यह जो था भारत की भूवैज्ञानिक यात्रा। उसके बाद क्या हुआ, विभिन्न भू आकृतियों का विकास हुआ। टक्कर से पहले भारतीय प्रायद्वीप स्थिर था, है ना, मतलब जाहिर सी बात है टक्कर नहीं होगा, गारी ही गारी में टकराता है तो बहुत सारी हलचलें होती है। यहाँ तो पृथ्वी का प्लेटें एक दूसरे में टकरा रहा तो बहुत सारी हलचलें होंगी, है ना। तो टक्कर से पहले भारतीय प्रायद्वीपीय जो था यह स्थिर था और प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। लेकिन बाद में हिमालय का निर्माण हुआ, बहुत सारी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से क्या हुआ, विशाल सिंधु गंगा के मैदान बने, सिंधु और गंगा का मैदान बना। इस प्रकार भारत की भूवैज्ञानिक यात्रा ने जहाँ की विविध स्थलाकृति को क्या किया, जन्म दिया। सिर्फ हिमालय पर्वत का निर्माण नहीं हुआ, बहुत सारी भूआकृतियों का निर्माण हुआ। ठीक, क्लियर हुई बातें? चलिए, क्लियर है। यह भी 5 अंक का क्वेश्चन था। कितने अंक का? यह भी बच्चों 5 अंक का क्वेश्चन था, है ना। सेशन छोटा जरूर है लेकिन महत्वपूर्ण जरूर है, ध्यान रखिएगा। छोटा जरूर है लेकिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, काफी ज्यादा क्या है बच्चों, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर मैं स्टार लगाऊं तो 3-4 स्टार तो मैं लगा ही दूंगा, है ना। ये सेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपको देखना है, नोट्स बनाना है ना, समझना है। अगर आपने चैप्टर का वीडियो नहीं देखा तो चैप्टर का भी वीडियो देखिएगा। यूट्यूब पर जाकर के सर्च करना 11 ज्योग्राफी चैप्टर 4 बाय तनु क्लासेस, 11 ज्योग्राफी चैप्टर 4 ऑब्जेक्टिव बाय तनु क्लासेस, ऐसे करके सर्च कीजिएगा, सारे वीडियो आपके सामने आएंगे, एक एक करके देख लीजिए। हर वीडियो में मैंने समझाया, किसी में मैंने रटाया नहीं है आपको, है ना। मैं इतना स्मूथली इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने समझाया है ना आप लोगों को। इतना स्मूथली इसलिए बता पा रहा हूँ, इसलिए वो वीडियो जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको आसान भाषा में समझना है, किताबी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही है, पीडीएफ लेना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तनु क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। किसका? तनु क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और उस एप्लीकेशन से आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पीडीएफ। और ध्यान रखिएगा, पीडीएफ बहुत ही मामूली फी में, बहुत ही नॉमिनल फी में मिल रहा है, कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं लग रहा आपको। और ध्यान रखिए, अगर पैसा लग भी रहा है तो अगर पढ़ाई में लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई में आप खर्च करो, है ना, पढ़ाई में खर्च करो, उससे आपको ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। समझ में आई बातें? आई होप सो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो क्लास यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में छठ पूजा के बाद। तब तक के लिए आप सभी का अच्छे से रहिए, अच्छा से छठ पूजा मनाइए। हैप्पी छठ आप लोगों को, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और एंजॉय कीजिएगा, पटाखे वगैरह से बच के रहिएगा और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।